नमस्कार दोस्तों। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो सेक्टर में एक बहुत ज़्यादा जो दबाव का दौर है वो गुजर रहता है, जिसके कारण स्टॉक में बहुत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं तो गिरावट हो चुकी रहती है, या निवेशक बहुत हद तक फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि भाई ये स्टॉक चलेगा क्यों, चलेगा कब। लेकिन उनकी जो वैल्यूएशन है वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती है कि अगर आपका विजन यहाँ से थोड़े लंबे समय का है, इसके साथ ही साथ बाज़ार अगर थोड़ी मदद कर दे, ठीक है, ये दो चीज़ें हो जाएं तो स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको आप कह सकते हैं कम समय में दे सकता है। वैसे ही एक स्टॉक का नाम है मास फाइनेंशियल सर्विसेज। तुरंत से दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आप मास फाइनेंशियल्स में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं। ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आने वाली है। और पिछले कुछ समय से जो एक बहुत ही ज़्यादा दबाव का दौर गुजर रहा है दोस्तों मास फाइनेंशियल का, स्पेशली क्वार्टर 1 के बाद, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों यहाँ से जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मास फाइनेंशियल में एक एक करके चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से 25 साल का एक्सपीरियंस है। स्टैंड अलोन AMU 10,000 करोड़ से ज़्यादा का दिखा रहे हैं। यहाँ पे 13 स्टेट और यूनियन टेरेटरी में है। 193 ब्रांचेस हैं कंपनी की। 12,800 से ज़्यादा कस्टमर है। एक्टिव लोन अकाउंट 8,65,000 हैं दोस्तों। NBFC 170 NBFC, यानी देखिए ये 193 खुद की ब्रांचेस हैं और ये जितनी NBFC उन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है। पोर्टफोलियो, आप मास फाइनेंशियल निवेश करें, आपको पता होना चाहिए माइक्रो एंटरप्राइज लोन, SME लोन्स, 2 व्हीलर लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन और सैलरीड पर्सन लोन, इसके ऊपर जो है आप कह सकते हैं कंपनी वो ध्यान देती है। और देखिए ये जो माइक्रो एंटरप्राइज और SME लोन्स है ना, सरकार इसके ऊपर ही आपसे थोड़ी सी गंभीरता से विचार कर रही है और कह रही है कि भाई इसके इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं कि आपको थोड़ा सा कैप करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ें हैं, ये दोनों ही सेक्शन थोड़ा अब वनरेबल होते चले जा रहे हैं, जिसके कारण आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है। बट एक ऐसा सेक्टर जहां पर मास फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है और आने वाले समय में वही इसको ग्रोथ ड्राइव करेगा, कौन सा है थोड़ी देर में बताएंगे। अब देखिए सोर्सिंग इंटरमीडिएट्स, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो एक ग्लांस हो गया। देखिए कंपनी की प्रेजेंस, जैसे मैंने कहा कि भाई 193 ब्रांचेस हैं। ये देखिए ये हैं ब्रांचेस, ठीक है। अब आप देखें काफ़ी अच्छे तरीके से आपको दिखेगा कि ये काफ़ी जो सबसे ज़्यादा समृद्ध स्टेट हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर आप कहते हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश में तो अभी कमी है, बट इन जगहों पर ये बहुत ही ज़्यादा है। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये वाला जो जोन है, ठीक है, आप कह सकते हैं जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, वहाँ पे कंपनी जो कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ इस एरिया में आने की कोशिश कर रही है, और उत्तर प्रदेश से लेकर के नॉर्दर्न इंडिया में। तो अब जो मुझे लग रहा है इनका फोकस है वो नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में है दोस्तों, ठीक है, इस एरिया में। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ग्रोथ प्रोस्पेक्टस भी बहुत ज़्यादा है। 177 देखिए यहाँ पे तो ये खुद है, और बाकी इन जगहों पे कंपनी जो है ये अपने NBFC पार्टनर्स के साथ काम कर रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं किस तरह से ग्रोथ हुई है तो भी देखिए 2007 से 24 तक 24 पर ज़्यादा के कैगर से कंपनी बढ़ी है। इसका AUM बढ़ा है। पैट में 23.4% की बढ़ोतरी हुई है कैगर में, ठीक है, कैगर के थ्रू। और नेटवर्थ आप देखेंगे तो ये 29% के कैगर से बढ़ा है। ओके, कंपनी कह रही है कि भाई कुछ समय बीच बीच में ना बहुत झटके पड़े, कैसे, डिस्पाइट वेरियस माइक्रो एंड मैक्रो हेडविंड्स, क्या क्या, बीच में आपका मोनेटाइजेशन आ गया, GST आ गया, NBFC में लिक्विडिटी क्राइसिस बहुत सीवियर हो गए थे, फिर कोविड आया, इसके बावजूद कंपनी ने रेजिलियंस दिखाया। और देखिए एक कंपनी जो ये तमाम चीज़ें झेल चुकी है, चाहे GST हो, NBFC लिक्विडिटी क्राइसिस हो, कोविड हो, उसके बावजूद इतने अच्छे से बाउंस किए। तो एक बात तो श्योर है, शायद बीच में बिजनेस थोड़ा डाउन हो सकता है, शायद कुछ समय के लिए। और देखिए NBFC है, यहाँ पे जब बुरा समय आता है ना तो थोड़ा लंबे समय का रहता है, वो हो जाए। और अगर हम उस समय रेजिलियंस के थ्रू खड़े रहते हैं, उसके आप कह सकते हैं एक डिफ़िकल्ट फेज में, उसके बाद की जो तेज़ी होती है वो बहुत शानदार होगी। ओके, यहाँ की चीज़ें हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब आप देखिए एसेट अंडर मैनेज बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। देखिए 2022 मार्च 2022 में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो हिस्सा था वो माइक्रो एंटरप्राइज लोन का था। उसके बाद हिस्सा आता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का, ठीक है, फिर 2 व्हीलर लोन का बहुत कम, कमर्शियल व्हीकल का, और उसके बाद सैलरीड पर्सनल का। ये सैलरीड पर्सनल है। ओके,
अब आते हैं कहाँ पे, ये टोटल है, ये सैलरीड पर्सन का रहता है, ये कमर्शियल व्हीकल का, ये सैलरीड पर्सन का 6 डायरेक्ट अब जंप करते हैं मार्च 2024 में। क्या होता है भाई साहब, ये हिस्सेदारी बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे 45,000 नहीं कहना चाहिए इसको, 4,523, क्योंकि ये मिलियंस में दे रखा है, याद रखिएगा, ओके। तो अब वो इतनी बढ़ जाती है। तो ये तमाम चीज़ समझ गए आप कि भैया MSL यानी माइक्रो एंटरप्राइज MEL और SME सबसे बड़ा फोकस है इसका, ठीक। आप देखिए एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसमें अगर आप देखेंगे बाई प्रोडक्ट कैटेगरी, माइक्रो एंटरप्राइज लोन इसमें 12% का ज़्यादा जंप आया है ईयर ऑन ईयर बेस पे। SME लोन में 23% का ज़्यादा जंप है ईयर ऑन ईयर बेस में। टू व्हीलर लोन्स में 17% से भी ज़्यादा का जंप है ईयर ऑन बेस पे। कमर्शियल व्हीकल में 82.28%। और मैं आपको बता दूं, भारत में कमर्शियल व्हीकल मुझे ऐसा लगता है एक काफ़ी अच्छा रोल अदा करेंगे आने वाले समय में। और कंपनी सैलरीड पर्सन, क्योंकि अब वो थोड़ा सा जो अपना फोकस है वो सेफ साइड में रख रही है दोस्तों, क्योंकि भले ही ये आपको काफ़ी अच्छा मार्जिन देते हैं, लेकिन आपकी जो NPA है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। बट मास फाइनेंशियल एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपनी लिक्विडिटी को बहुत प्रिस्टीन रखी है, थोड़ी देर में उसमें आऊँगा। और इस सैलरीड पर्सन में जो सेफ साइड होता है 95% ज़्यादा जंप है, ओके। तो ये एज अ इन्वेस्टर आपके ध्यान में एटलीस्ट होना ज़रूर चाहिए। ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप पॉज करके देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। अब आते हैं भाई मेन चीज़ हाईलाइट्स में। तो देखिए मास ने अपना फर्स्ट क्वार्टरली नंबर रिपोर्ट किया, नंबर पेश किया आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन। क्या 500 करोड़ की जो QIP आई, जी हाँ, बीच में जो कंपनी ने QIP पेश की थी 500 करोड़ रुपए की, उसके बाद भी गिरावट आई है। तो इसमें आगे देखा है कितना प्राइस रखा गया था, 286.25 रुपीज़, और डाइल्यूट कितना गया 10% इक्विटी, ओवर 10%, ठीक है। हाँ, इट वॉज अ डिसेंट सेट ऑफ अर्निंग विथ गुड ग्रोथ एसेट्स। देखिए अगर आप 286 में QIP लाएंगे तो आप दबाव में रहेंगे, और वो दबाव आपको देखने को मिल रहा है। बट क्वार्टर में जो चीज़ें आई ठीक ठाक से ग्रोथ रही, गुड ग्रोथ रही इन एसेट्स में, और स्लाइटली इंप्रूवमेंट देखने को मिला इंटरेस्ट मार्जिन में। क्यों? क्योंकि मॉडरेशन देखने को मिली कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स में, और जो एसेट क्वालिटी रही वो काफ़ी डिसेंट रही। जहाँ पे तमाम बड़े बैंक्स कॉस्ट ऑफ फंड को लेकर के, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को लेकर के परेशान है, वहीं मास फाइनेंशियल इसमें अच्छा कर दिखाई दे रही है। आप देखें जो हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी, जिसकी मैं बात कर रहा था कि ग्रोथ बहुत अच्छा नेक्स्ट फेज आएगा, जो हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी है उसने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ शो की, और द स्टॉक हैज़ अंडर परफॉर्म रिसेंट टाइम्स विद प्राइसिंग होवरिंग अराउंड द QIP लेवल। जो आपको ये दबाव देखने को मिल रहा है ना, ये QIP लेवल में, जो आप कह सकते हैं QIP लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, और हमें ये लगता है कि मास ये एक स्टेडी कंपाउंडर होगा टू फाइंड अ प्लेस इन अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो सोचें। मैं आपको बता दूँ डिस्क्लोजर में, मैं या मेरी फैमिली मेम्बर की इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, ठीक है। और ये बोर्ड तो ज़रूर कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म विजन में इट्स अ ग्रेट स्टॉक। आप देखें पहले बता चुका गया है कि भाई फाइनेंशियल कहाँ कहाँ इंक्लूड है, इसमें ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोर बिजनेस क्या एक बड़ा कंसर्न है, तो देखिए जो कंसोलिडेटेड एसेट आया, अंडर मैनेजमेंट आया है, उसमें तो 24% का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें क्या क्या बिजनेस आ जाता है विद बिजनेस एक्सक्लूडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग, जो 23% से बढ़ रहा है, स्लाइटली सॉफ्टर देन द प्रीवियस 8 क्वार्टर बिकॉज ऑफ लोकसभा इलेक्शन और हीट वेव्स। और मैं आपको बता दूं इस क्वार्टर में जो कमजोरियां देखने को मिल रही है उसके 2 रीजन है। पहला, लोकसभा इलेक्शन और हीट वेव्स, इन दोनों ने मिलकर के इस बार के जो नंबर्स आए उसे बड़ा दबाव लगाया है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भैया यही तो मौका होगा जब आप इसमें निवेश करेंगे, ओके। और अगर आप आगे देखेंगे 1 मिनट, दे नो ऑफ लोन ग्रोथ इन क्वार्टर ईयर, जो कमर्शियल व्हीकल था 1 मिनट, जो की ड्राइवर रहे हैं वो CV का ग्रोथ, जो कमर्शियल व्हीकल है, और माइक्रो एंटरप्राइज लोन रहा है। कंपनी जो है दोस्तों, कंपनी जब मैं कहूँ समझ जाएगा मास फाइनेंशियल है, ये एम कर रही है कि एटलीस्ट 20 से 25% से ये बढ़े, देयर बाय इंडिकेटिंग दैट इट विल डबल एसेट एवरी 3 to 4 ईयर। हर 3 से 4 साल में इनका AUM डबल हो जाएगा, ये कह रही है। आप समझ रहे हैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जब स्टॉक एक दबाव के दौर से गुजर रहा हो, ये कितने अच्छी चीज़ें रहती हैं। और देखिए मास फाइनेंशियल ऐसा है ना कि सिर्फ कहती नहीं है, काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर, आपका और कोई बहुत जादू की झड़ी तो है नहीं, जो ये रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, और जिस तरह ये बोल रहे हैं उस पर आपको बिलीव करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से ये वाकई में एक अच्छी कंपनी है। ऑल्दो मास हैज़ अ गुड कैपिटल पोजीशन,
जो एक रीसेंट कैपिटल मूव अप किया गया है ना, शुड कंफर्टेबली प्लेस द कंपनी फॉर नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ। ये जो QIP आई ना 500 करोड़ की प्लस खुद की कैपिटल पोजीशन जो बहुत अच्छी है, ये नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ में बहुत सहायता करेगी। ओके, अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें भाई, डिफरेंट रीजन में है, ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, मार्जिन अब बिग रिलीफ, ऐसा क्यों? तो देखिए कंपनी ने क्या मैनेज किया कि भैया अपने इंटरेस्ट मार्जिन को वो बढ़ाए। रीजन थैंक्स टू एक सिक्वेंशियल मॉडरेशन देखने को मिला कॉस्ट ऑफ फंड में, जो ऊपर चर्चा किए थे, और इट इज़ कॉन्फिडेंट कि भाई ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन को 7% के आसपास बना के रखेगी। ओके, नियर 7%। और जो मास है ना, वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज़ रीजन 62% टोटल एसेट फ्रॉम 52% 3 ईयर बैक्स। जो 3 साल पहले आप देखेंगे 52% था, अब खुद के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, किसी के पार्टनर के थ्रू नहीं बल्कि खुद के डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू 62% का टोटल एसेट पा रही है। While the strategy of direct distribution could entail higher operational cost as well as credit cost, it is going to be positive for lending yield and margin। देखिए अगर आप खुद से काम करेंगे, नो डाउट आपको नए नए लोग हायर करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा, जिस कारण आपका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा, बट जो आपकी लैंडिंग यील्ड है प्लस मार्जिन है उसके लिए बहुत अच्छा होगा, एटलीस्ट लॉन्गर टर्म में तो ज़रूर होगा। मोर ओवर कंपनी की जो रेटिंग है केयर ने वो भी अपग्रेड कर दी है, और ये जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो थोड़ी मॉडरेट ऑलरेडी हो रही है उसे और मॉडरेट करने में सहायता होगी आने वाले समय में। अब भाई जो कंपनी है वो काफ़ी साइजेबल गेन प्रॉफिटेबिलिटी दिखा चुकी है, मोर रेटिंग अपग्रेड कुड फॉलो। ठीक है, आने वाले समय में कुछ और रेटिंग अपग्रेड आपको देखने को मिल रही है। एसेट क्वालिटी देखिए, मास का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बहुत शानदार रहा है। आप देखें यहाँ पर भी जो ग्रॉस स्टेज 3 है वो 2.29% में रही है, और जो नेट स्टेज 3 है वो 1.52% रही है जून 2024 में। और गोइंग फॉरवर्ड जो मैनेजमेंट की फिलॉसफी रही है, एसेट क्वालिटी के ऊपर अपने आप को फोकस करना है। और मैं बता दूं कहीं ना कोई बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बट जिस प्रकार के बिजनेस में है और जितना इनका फोकस माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज में है, ये एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओके, हाउसिंग फाइनेंस जो बहुत ज़रूरी बात करना, देखिए जो मास की सब्सिडरी है ना हाउसिंग फाइनेंस, इसने ईयर ऑन बेस में 38% की ग्रोथ दर्ज किया है और 623 करोड़ का एसेट साइड टच कर लिया है जून 2024 में। और जो ग्रोथ है ना ये स्टेबल मार्जिन्स के आ रही है, और इसकी एसेट क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जो हाउसिंग का शेयर है ये अभी 6% कम है इनके कंसोलिडेटेड AUM में, और टारगेट ये है कि भाई साहब 10 से 15% टोटल लेके आने वाले 5 सालों में। यानी अभी जो 6% है 5 सालों में उसे मोर देन डबल करना है। और मैं आपको बता दूं हाउसिंग फाइनेंस इसलिए अच्छा होता है, आपको एक लॉन्ग टर्म ग्राहक मिल जाता है, और वो भी कई कई जगहों पे 10 साल 15 साल तक का रहता है। ठीक है, इसलिए हाउसिंग फाइनेंस एक बहुत ही शानदार चीज़ रहती है। और जो नेटवर्क एक्सपेंशन में खर्चा किया जा रहा है, ये रिटर्न एसेट को थोड़ा सा दबा सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ठीक है, और क्योंकि बिजनेस एक बिल्डर स्पेस में रहेगी, बट हाउएवर एक बार चीज़ें स्टेबल हो जाएं, आप ROA देखेंगे वो लगभग 2 से 2.5% रहेगी। और मैं इसीलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन रखें। स्टॉक में आपको बता दूं अगर 200 से लेकर के 230 के बीच भी मिलता है तो मेरा नेक्स्ट चंक ऑफ एक्यूमुलेशन, देखिए उससे पहले भी होगा मेरा एक्यूमुलेशन, बट 230 के आसपास अगर ये आएगा स्टॉक तो आई थिंक बाजार में अगर बहुत ज़्यादा गिरावट होगी तभी वो आएगा, और अगर आता है तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। ओके, और अब भैया वो देख लीजिए, अगर आप देखना चाहते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो अब ट्रेड हुआ है उसके हिसाब से प्राइस रेंज अगर आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है आप पाएंगे यहाँ पे कि भाई पहला सपोर्ट कहाँ है 273, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। सेकंड क्लासिक के लेवल में 266, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और थर्ड है 261। फिबोनाची के हिसाब से देखेंगे 273.95, देन 271 और उसके बाद 266। देखिए अभी तो ये तमाम के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है साल भर महीने वीकली ट्रेडिंग में, लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा बेरिश ट्रेंड है। बेरिश चाहे वो मूविंग एवरेज हो गया, टेक्निकल इंडिकेटर हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गया, उसके हिसाब से। और अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे तो स्टॉक अभी 5 डेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है मेरे ख्याल से, हाँ 5 डेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 10 के ऊपर कर रहा है, 20 के नीचे है, 50 के भी नीचे है, 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओके, तो मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो ये जो 260 की रेंज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मास फाइनेंशियल्स के लिए। तो अगर आपको ये बहुत ही छोटी एनालिसिस में कोई भी यहाँ पे चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऑल नोटिफिकेशन दबाएं, वीडियो को लाइक करके
प्लीज़ रखिएगा ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।